अगेन दिस चैप्टर इज वर्थ अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स। ठीक है। इसमें ज्यादातर तो देखो वही आएगा मॉनेटरी पॉलिसी वाला कि किस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या लगाएगी। ठीक है। उसके अलावा इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे थ्योरी में। ठीक है। एक आधा कुछ प्रैक्टिकल आ जाए कि M1 M2 M3 M4 याद है, जिसमें से M1 आपने अच्छे से किया होता है। M2 M3 M4 में कुछ कुछ कंसेप्ट है कि ब्रॉडर कौन सा है, वाइडर कौन सा है, मोस्ट लिक्विड कौन सा है, यूजेबल कौन सा है, या फॉर्मूला थोड़ा बहुत। ठीक है, उतना बेसिक सा। राइट। तो ये इस चैप्टर में रहने वाला है लक्ष्य। ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले तो बच्चा, मनी है क्या? आप लोगों ने सबने प्लस 2 में मनी के बारे में चैप्टर पढ़ा है। और आजकल मनी के बिना हम घर भी नहीं पैर रख सकते, है ना, घर की कदम। तो क्या है, व्हाट इज मनी? व्हाट इज मनी? वेरी गुड। व्हाट एल्स? यस, वेरी गुड। और यस, व्हाट एल्स? क्या है, पैसा क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पेमेंट, यस, व्हाट एल्स? अरे, मेजर ऑफ वैल्यू, यस। अगर मेरे को लगता है मैं भी अपने बेटे से पूछ लूँ तो वो भी बता देगा कि पैसा क्या है। सिंपल भाषा में तो यार, व्हाट इज मनी? ये तो जवाब हर एक से आना चाहिए। हाँ जी प्रणव जी, आपने कुछ नहीं बोला। जरूरत है हमारी। क्यों जरूरत है, वो तो। यस, फॉर गुड्स बाइंग एंड सेलिंग, मतलब डिमांड के लिए जरूरत है। कोई भी चीज मुझे फुलफिल करनी है तो मुझे मनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी भाषा। हाँ जी। वेरी गुड, यस। सो ठीक है, सबने सही बताया। सो व्हाट इज मनी बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी इज एनीथिंग विच facilitates the exchange of goods, right? Buying and selling. अब अगर say suppose, as she mentioned, there used to exist a barter economy, which is also known as a CC economy, right? Commodity for commodity exchange market. What used to happen earlier, like पहले जब बिल्कुल एवोल्यूशन ऑफ मनी की अगर बात करूँ तो फर्स्ट स्टेज वाज दैट देयर वाज नथिंग दैट वाज मनी, राइट? वी जस्ट हैड कमोडिटीज एंड दैट एक्सचेंज बाइंग एंड सेलिंग, मतलब नीड्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारी डिमांड है, जरूरत है, इन्होंने कहा। तो वो जो जरूरत है वो कैसे पूरी होती थी? मेरे पास जो सामान था मैं आपको बेचती थी, और जो आपके पास सामान था आपसे ले लेती थी। पर ये जो है एक्सचेंज हर बारी पॉसिबल नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक प्रॉब्लम थी जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। दैट मीन्स कि मुझे अगर आपसे वीट चाहिए तो जरूरी नहीं है अगर मैं कॉटन सेलर हूं तो आपको मुझसे कॉटन ही चाहिए, राइट? So we had to look in for another party, a third party, who was willing to buy cotton from me and probably give you rice in return. हाँ या नहीं? अगर तुम्हारे को चावल की जरूरत है और उसके लिए तुम अपना वीट एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, ये लूप अपने आप में सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस सिस्टम का। ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, प्लस 2 में आई होप कि अब और उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है। बस अगर क्वेश्चन आएगा कैसा आएगा कि क्या प्रॉब्लम थी बटर सिस्टम में, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। कोई चाहता है मुझे एक्सप्लेन करना तो मैं कर सकती हूँ जी। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम बच्चे वहां पे क्या आती थी, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है। स्टोरेज की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, सोचो पहले के जमाने में हर हर किसी के पास तो बड़े घर नहीं होते थे। बहुत सारे लोग सिर्फ एक एक घर, एक एक कमरे में भी रहते होते थे, राइट? अब बच्चे, अगर इतना सामान है, मुझे नहीं पता मुझे कल को किस चीज की जरूरत पड़ जाए। मेरी जरूरत ही होती थी कि मैं थोड़े से गेहूं, थोड़े चावल, थोड़े कॉटन, कुछ हॉर्स कैटल, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें रिटर्न में मुझे रखनी पड़ती है कि दूध चाहिए तो मुझे कैटल चाहिए। हाँ या नहीं? मुझे अगर चावल चाहिए तो फिर वो मेरे पास अगर एकदम से मेरे को चाहिए, मैं मार्केट में जाके चावल तो खरीद नहीं सकती क्योंकि उसके लिए मुझे नहीं पता कि उसको क्या रिटर्न में चाहिए।
तो संभाल के रखना अगेन वाज अ बिग चैलेंज. अनदर प्रॉब्लम दैट वाज रिलेटेड टू संभालना वाज पिल्फरेज. बड़े बड़े सामान खराब हो जाता था, उसकी देख रेख कौन करे, क्योंकि वो यूजुअली क्या होते थे, फूड ग्रेन्स. हाँ या नहीं, पेरिशेबल आइटम्स होते थे बिल्कुल. तो ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा फेस कर रही थी हमारी इकोनॉमी के, हम उसके बाद लेटर ऑन हमारे पास एक और न्यू करेंसी आई. और वो जो करेंसी थी दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, राइट. जो आपने शायद पुरानी मूवीज में देखा होगा, ऐसा थैला सा भर के वाइट या फिर बोरी का, है ना, या बड़ी बड़ी ऐसे बोरियां उठा के लोग जाते थे, उसके अंदर सिक्के होते थे. ठीक है, और वो सिक्के किस चीज के बने होते थे, गोल्ड या फिर सिल्वर के. हम्म. अब उसके साथ आपको क्या लगता है क्या क्या चैलेंजेस होंगे. ऑब्वियसली डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स तो प्रॉब्लम से गया, पेरिशेबल भी गया. अब और प्रॉब्लम्स क्या होंगी उससे रिलेटेड, डेफर्ड पेमेंट भी गया. डेफर्ड पेमेंट समझते हैं ना, बाद में हमारे को अगर फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है तो बार्टर सिस्टम में वो प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि कमोडिटी वैल्यू चेंज होती रहती थी. ठीक है. अब बताओ, क्या अब हमारे पास फ्यूचर पेमेंट्स भी पॉसिबल थी, हमारे पास स्टोरेज भी मतलब पिलफेरेज भी नहीं होती थी, और नंबर 3 हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स भी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी. फिर भी क्यों हमें एक और स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में एंटर करना पड़ा. वेरी गुड. यस, मेजरेबल तो होते हैं. उसने एग्जैक्ट बता दिया बच्चे, मेजरेबल तो होते हैं. फेस वैल्यू तो होती थी ना, उसके ऊपर कोई ना कोई कॉइन का अमाउंट लिखा होता था. अब देखो उसकी जो फेस वैल्यू होती थी, मतलब जो लिखा हुआ है सिक्के पे 1 रुपया, ठीक है, और जो उसकी कमोडिटी वैल्यू होती थी, उन दोनों में डिफरेंस होता. ठीक है, मतलब जो उसकी कमोडिटी वैल्यू थी वो सेलेबल एट हायर प्राइसेस होती थी. कि अगर मैं गोल्ड को पिघला के सिक्के के फॉर्म में ना बेचूं, लेकिन गोल्ड को गोल्ड के फॉर्म में बेचूं, तो उसकी वैल्यू अलग होती थी. सिल्वर को पिघला के उसको किसी और वैल्यू पे बेचूं, उसकी वैल्यू अलग होती थी. लेकिन वो जो सिक्का है उसके ऊपर तो 1 रुपया लिखा है, 5 रुपए लिखा है. समझ गए. तो वो अगेन एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, कैरी करना. वेरी गुड. ठीक है, कैरी करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, थ्रेट ऑफ थेफ्ट. यस. अगेन स्टोरेज के लिए भी वी हैड टू यूज ह्यूज स्पेस ना. देखो वो बोरियां ये थैलियां उठा के क्यों लेके जानी, क्योंकि जेब में नहीं आते थे इतनी स्वर्ण मुद्राएं, कॉइन्स. यस, वो पॉकेट में फिट नहीं होते थे. लेकिन आज के टाइम पे अगर आप चाहो, आप क्या 1 से 2 लाख आराम से अपनी पॉकेट्स में कैरी कर सकते हो, बहुत आराम से, 4 जेब में आराम से कर लो, 50-50 की, है ना, इजीली, बहुत इजीली कैरी कर सकते. ठीक है, बैग में कहीं पे भी आराम से कैरी कर लोगे, नो बडी वुड एवर नो, एज लॉन्ग एज यू आर ऑब्वियसली कॉशियस. ध्यान रखोगे तो किसी को पता भी नहीं चलना आप कितने कैरी कर रहे हो, आपके पास क्या है. ठीक है. सो अगेन देयर वाज दिस प्रॉब्लम, व्हाई, बिकॉज पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द कमोडिटी, right, as gold and silver instead of using it as a medium of exchange. Again वही प्रॉब्लम आ गई थी. देन थर्ड एंड द फाइनल जो कि आज तक चल रहा है, दैट वाज पेपर करेंसी. ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास क्या है, पेपर करेंसी एंड कॉइन्स है. ठीक है, जिसको अब हम क्या कर रहे हैं, इवॉल्व नहीं कर रहे, उसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना. है तो हमारे पास आज भी सिक्के यूज होते हैं, 1, 2, 5, 10, 20 के भी आ गए हैं. ठीक है, बीच में 100 का भी आया था सिक्का. ठीक है. तो ये जो सिक्के हैं ये आज भी यूज हो रहे हैं, है ना, मेटल के. दूसरा, पेपर करेंसी. यस और नो, चाहे वो हमारी डीमोनेटाइज होके उसकी शक्ल चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट पेपर करेंसी तो है. उसके अलावा बच्चे, जब व्हेन आई वाज यंग वी वर लाइक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, या फिर हमारे टाइम पे आई थी प्लास्टिक मनी. आपके तो पैदा होने से पहले ही आई होगी. ठीक है ना. तो प्लास्टिक मनी मतलब वो जो एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड्स थे, वो हमारे टाइम पे आने शुरू हुए थे. मतलब इतने कॉमन नहीं थे अगर पहले भी हो तो, लेकिन हमारे टाइम पे वो चीजें कॉमन होने लगी, किताबों में भी आने लगी, यूजेज में भी हमने बहुत देखी है, राइट. लेकिन आज के टाइम में व्हाट इज इवन मोर प्रेवलेंट इज डिजिटल मनी. ठीक है, एवरीबडी इन टूडेज टाइम विल एटलीस्ट हैव अ गूगल पे और अ पेटीएम इंस्टॉल्ड इन देयर फोन. नहीं तो एटलीस्ट बैंक की ऐप तो होगी बड़ों के, मम्मी पापा के, जिनके, है ना, मिनिमम. जैसे हम बात करें कि अगर हम बड़े हैं 25 साल प्लस, तो उनके तो पक्का होगा होगा. बच्चे भी आजकल लेके घूमते ही हैं, राइट. सो बच्चे, अब वो प्रॉब्लम कि मम्मा ने कहा है कि पैसे हमेशा अपने पास होने चाहिए इन कैश फॉर्म, दैट हैज बीन रिसेंटली रिप्लेस्ड.
वाई? बिकॉज एज लॉन्ग एज यू कैरिंग योर मोबाइल फोन, ठीक है, एटलीस्ट यू सिक्योर्ड कि अगर इमरजेंसी है, आई नो आई कैन इजिली मेक अ पेमेंट एंड गेट आउट ऑफ दैट इमरजेंसी सिचुएशन, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज इवॉल्विंग. नेट बैंकिंग अगेन इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मनी ओनली. ठीक है जी. नाउ अब बिल्कुल रिसेंट, किसी को पता है कि डिजिटल के बाद भी एक और क्या रिसेंट आया है, डिजिटल का ही फॉर्म है? यस, बिटकॉइंस, दैट इज क्रिप्टो करेंसीज. ठीक है, आएगा आगे, तब उसके ऊपर चर्चा बहुत डिटेल में करूंगी. ओके, अब चैप्टर स्टार्ट कर लूं थोड़ा सा. सो बच्चे, मनी में देखो, हमने जब प्लस टू में पढ़ा था, मुझे नहीं लगता शायद किसी को इतना याद होगा, पर 5 फंक्शंस पढ़ते थे हम, है ना? अभी हमारी आईसीआई की किताब कह रही 3, तो 3 ही लर्न करने. ठीक है, और वो 3 सिर्फ ये है. नंबर 1, जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नंबर 2, it has a store of value, you can easily keep it, right? Number 3, unit of measure या फिर unit of. दैट मीन्स आज के टाइम पे बच्चे, अगर मैं 20, वो 200 लीटर होता है इतना सा ना, वो जो पेट बॉटल आती है छोटी सी कोक की, 20 लीटर होता है कि 150 होता है, इतना सा, 250, 250 लीटर, 250 मिलीलीटर, सॉरी, है ना? 200 ml, 200, 250 ml की वो बॉटल आती है ना, 20 रुपए वाली कोक की, देखिए सबने दुनिया में. हाँ जी. आज अगर बच्चे से सपोज उसको मैं लेने जाऊं, ठीक है, तो दुकानदार मुझे क्या कहेगा कि वो बॉटल लेनी है तो 20 रुपए दे दो जी. क्या मैं उसको ऐसे कह सकती हूँ कि आप मेरे को 20 रुपए की बॉटल दे दो, मैं आपको 20 रुपए की कोई एक पेंसिल या फिर ये वो दे देती हूँ, एक चिप्स का पैकेट दे देती हूँ रिटर्न में? नो. वाई? बिकॉज ऐसे नहीं बोलते नाउ कि 250 ml ऑफ कोक बॉटल इज इक्वल टू से सपोज 20 रुपए, जितना भी वो ग्राम्स ऑफ चिप्स. हाँ या नहीं? ठीक है, समझ रहे हैं? सो स्टोर, यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? हर एक कमोडिटी की एक एक्सप्रेस्ड वैल्यू. ठीक है, आपको उसके लिए किसी और चीज के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लाइक सिंपली से कि ये जो है, दिस दिस इज वर्थ ₹25, दिस इज वर्थ ₹55, दिस इज ₹20 पेन, और 50,000 वर्थ लैपटॉप, वर्ड्स एवर, राइट? तो मेजर ऑफ वैल्यू है, बिल्कुल है. तो ये 3 फंक्शंस मेन आईसीआई ने दिए. ठीक है, सॉरी. तो store of value means people can save it today and use it later easily without any hassle, as long as you keeping it cautiously. है ना? रखना तो ध्यान से, ऐसे थोड़ी फाड़ के रख दोगे, पानी में रख दोगे पैसों को, या जहां पे दीमक लगी है संभाल के रखोगे. यस. तो यू कैन सेव इट एंड यूज इट लेटर. नंबर 2 इज यूनिट ऑफ अकाउंट. दैट मीन्स कॉमन प्राइसेस जो है हर चीज के, आप किसी भी दुकान पे चल जाओ, 20 रुपए की वो आपको सेम बॉटल वैसे ही मिलने वाली है. क्लासमेट का रजिस्टर उतने का ही मिलने वाला है, कहीं पे भी ले आओ. ठीक है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज बच्चे, people can simply use it for business transaction or usual day to day daily transactions, right? So this is about barter system, right, that we've already discussed. Now what is fiat money? Fiat money बहुत ध्यान से सुनेंगे, बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है इन टर्म्स में, तो अभी बिल्कुल खत्म करते हैं. फियाट सुन लो, बोलो. फियाट मनी का मतलब होता है वो करेंसी जो कि गवर्नमेंट ने इशू की होती है. देखो, हमने जो डेफिनेशंस मनी की पढ़ी होती है, हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो लीगल टेंडर, है ना? लीगल टेंडर या लीगल डेफिनेशन में हमने कहा था मनी इज व्हाट लॉ सेज इट इज. हाँ या नहीं? कि लॉ ने जो कह दिया वो पैसा है, वो पैसा है. आजकल के टाइम में 500 का जो नोट है वो पैसा है, पुराने 500 वाला नोट नहीं है. दैट वाज लीगल टेंडर. यस और नो? लीगल टेंडर समझ आ रहा है? आज के टाइम में क्या 2000 का नोट लीगल टेंडर है कि नहीं है? सीधा बोलो, नहीं है. पिछला 1000 का नोट क्या लीगल टेंडर है कि नहीं है? ठीक है ना? तो लीगल टेंडर का मतलब होता है लॉ जो इस टाइम पे कह रहे हैं ना कि पैसा है, तो वो चुपचाप समझ लो पैसा है. फियाट मनी थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है, सुन लेंगे बहुत ध्यान से. फियाट मनी का मतलब होता है आज तक लॉ ने जिस जिस चीज को पैसा कहा, गवर्नमेंट ने जिस जिस चीज को आज तक पैसे के फॉर्म में इशू किया है, दिखाया है कि ये पैसा है, वो फियट मनी है. तो पिछला जो 1000 का नोट है, क्या वो फियट मनी था? यस. बट आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन इट लॉस्ट इट्स लीगल रेलेवेंस.
ठीक है ना। तो फियट बड़ा है, लीगल उसके अंदर आता है, जो इस टाइम पे प्रेवलेंट है दैट इज लीगल टेंडर। फियट इज वट एवर द गवर्नमेंट हैज टिल नाउ इशूड एज करेंसी। ठीक है जी, वेरी गुड। सो इट इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी, वाई? बिकॉज इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। सो नाउ अगेन, इशूड बाय द गवर्नमेंट में ध्यान से सुनेंगे, जो 1 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के जो नोट है वो कौन इश्यू करता है? एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा जितने सिक्के हैं, जितने नोट्स हैं, वो कौन करता है? आरबीआई। नो नो नो, गवर्नमेंट। यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली लिखा भी है, शो देयर इज दिस कंफ्यूजन इवन इन चंडीगढ़, आई शो। यहीं पे स्पेसिफिकली इट्स रिटन। देखो, आप आपकी +2 की किताबों में जो मर्जी लिखो, आईसीआई ने कह दिया कि 1 रुपए का सिक्का और कॉइन कौन इश्यू करता है? एमओएफ, तो वो ही करता है। ठीक है। उसके अलावा कोई भी कॉइन्स है, कोई भी नोट्स है, वो कौन इश्यू कर रहा है? हाँ, आरबीआई, सॉरी, वो एमओएफ था। ठीक है ना, मैंने ठीक बोला था पहले? नहीं, आ जाओ दिखा देती हूँ। सो ये उसी के बारे में देखो, पहले गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स चलते थे, फिर उसके बाद लोग उसको प्रेशियस मेटल की तरह एक्सचेंज करने लग गए, एक्स वाई सी। ठीक है, सो आई एम जस्ट स्किपिंग इट ऑल, इट इज जस्ट समथिंग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. So there are certain general characteristics of money. Number one, general acceptable. Yes. If today ये 100 1000 कॉइन्स, वैसे मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल उस टाइम बच्चों को दिया था कि कितने रुपए तक के कॉइन्स आप एक्सेप्ट, लीगली एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड हो 1000 तक की वैल्यू के। उसके ऊपर अगर मैं आपको 1001 देती हूँ, आप मेरे को मना कर सकते हैं, आई वोंट एक्सेप्ट दैट एक्स्ट्रा 1 रुपी। ठीक है। कल को अगर मैंने आपको 1000 देने हैं, 500 रुपए भी देने, तो मैं 500 के सिक्के दे सकती हूँ, आप मेरे को मना नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर आपने मना कर दिया, आई एम डिस्चार्ज। यस और नो, हमने लॉ में भी पढ़े कि अगर आपको टेंडर पेमेंट करी और आपने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दी, तो फिर मैं आई एम नो लॉन्गर लायबल टू पे यू एनीथिंग। ठीक बात है। सो जनरली एक्सेप्टेबल है, बट अगर 1000 से ऊपर के कॉइन्स है तो आप मेरे को मना कर सकते हो। नंबर टू, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, हाँ या नहीं? सालों साल, 10 साल पुराने सिक्के भी आज तक चल रहे हैं, 50 साल पुराने भी, यस बिल्कुल। एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है, दूर से आपको समझ आ जाएगा ये कौन सा नोट है या नहीं है। दूसरा, इफ यू वांट कैन यू मेक श्योर दैट उसमें आरबीआई बीच में ग्रीन लाइंस में लिखा है, गांधी जी की फोटो जो है आराम से इजीली दिख रही है दोनों साइड से, यस और नो? तो कैन यू मेक श्योर दैट इट इज अ रियल करेंसी और नॉट? नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, दैट इज नॉट इजीली रिप्रोड्यूसिबल बाय पीपल। आज मैं मशीन लगा दूं, क्या मैं छाप सकती हूँ नोट? नो, इजीली पकड़ी जाऊंगी। क्यों? नकली, एक तो उस लेवल की क्वालिटी नहीं आ पाएगी। चलो अगर गलती से आ भी गई, मैंने बहुत महंगी करेंसी, नंबर पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कि नकली नोट हो रहे हैं। शायद, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है कि नहीं, आज से कुछ साल पहले, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10 12 ईयर्स पहले, किसी एक गुजरात वाली साइड पे किसी इंसान ने अपने घर में नोट छापने की मशीन बहुत महंगी इंस्टॉल कर ली थी। ठीक है। छापता रहा बड़े मजे से और फिर पकड़ा गया। तो वो पता तो चल जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने तो बताया हुआ ना कि मैंने इतने से इतने तक की सीरीज के नोट्स में छाप रखे हैं। अगर उसके बाहर का कुछ भी सर्कुलेशन में आप इजिली, मतलब पकड़ा जा सकता है वो गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता है ना कि मनी सप्लाई क्या है, बच्चा हमें भी पता है कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक है कि फ्लो है? स्टॉक कंसेप्ट है। एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आरबीआई को पता है मैंने कितना मनी इश्यू किया हुआ है और कितना सर्कुलेशन में है। ठीक है, अगर उससे कुछ ज्यादा आ रहा है तो पकड़ो सबको, राइट? नेक्स्ट, रिलेटिवली स्कार्स बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नई बात सुनो, अभी आज अगर मैं आपको 1 1 करोड़ रुपया भी दे दूं, क्या उसके बाद भी किसी की कोई तसल्ली होगी कि फिर भी कोई ना कोई जरूरत और खड़ी हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं, नहीं होएगी। अभी ले लो, 1 करोड़ की तो गाड़ी आ जाती है, जगह भी नहीं आएगी। ठीक है। तो अगर अगर मैं आपको कह रही हूँ एग्जाम्पल, मैं रात की ऐसे एक फनी सी बात शेयर करती हूँ। मेरा बेटा कहता कि न 10 करोड़ ले लेता हूँ, एक तो उसको बोलना भी नहीं आता ढंग से ऐसे। तो हम बोले तू क्या करेगा 10 करोड़ का? कह रहा वो एक, वो नहीं है टॉय सा लुलुबा है, पता नहीं बुबू, मतलब लुबुबू जो भी है, कह रहा उससे मैं पूरा कमा कर दूंगा। मतलब एक जनरली वैसे बात हो रही थी। ठीक है। तो मतलब कि ऐसे ही हम बात कर रहे थे, मैं क्या, अगर मतलब मेरे हस्बैंड वो कह रहे मैं तो बस एक प्रॉपर्टी और खरीद के ना फिर मैं और उसके लिए सिरदर्दी ले लूंगा। एग्जाम्पल, मतलब एक जनरल बात हो रही है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि दैट
नीड्स आर नेवर सेटिस्फाइड। आज आपके हाथ में 100 करोड़ भी आ जाएंगे, आप 100 करोड़ का पंगा लेके, अगर इफ यू रिस्की इनफ या फिर खा के अपनी तसल्ली है, जैसे भी है कई लोगों को इंजॉय करने में मजा आता है, तो वो भी आप ये देखोगे कि वो कुछ ही दिनों में, सालों में, 2-4 सालों में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे, समझने की बात है, मतलब मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि तसल्ली कभी भी किसी इंसान को किसी चीज से नहीं होती, नहीं तो अंबानी काम क्यों कर रहा होता आज के टाइम में। ठीक है ना? सो बच्चे, यहां पे कहने का मतलब कि दो इट्स सप्लाई इज वेरी स्कार्स। ठीक है ना? देखो, हम कह रहे हैं ना कि छाप कौन रहा है, आरबीआई, उसने एक मनी सप्लाई मार्केट में दे रखी है कि इससे ज्यादा नहीं होगा, तो स्कार्सिटी है ना, मतलब यू विल ऑलवेज बी वांटिंग मोर एंड इट विल ऑलवेज बी लेस। यस और नो? एंड बट हैज elasticity of supply, yes, supply can be changed from one place to another, or RBI can issue fresh currency also। स्कार्स है, कम है, हमेशा कमी ही रहने वाली है जरूरत के हिसाब से। हमारी पैसे आएंगे और जरूरतें बढ़ेंगी जब आप थोड़े बड़े हो गए। मैं एग्जांपल देती हूँ, व्हेन आई यूज्ड टू बी लाइक योर एज, मुझे ऐसा लगता था कि अगर दिन के, मतलब अगर 100-200 रुपए भी मिल रहे हैं ना, बहुत छोटे, क्योंकि उस टाइम पे देखो इतनी महंगाई नहीं थी कंपैरेटिवली, तो फिर दैट वाज सफिशिएंट। आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मार्केट में जाओ, 1,000 रुपए तो ऐसे खुलता है जनरल। ठीक है ना? तो वो भी ऐसा कम लगता है, मुझे लगता है जब आप लोग जाओगे आपके टाइम में 4-5 हजार रुपये होने लग जाएगा। राइट? सो उसकी जो है, हम कह रहे हैं कि इट इज रिलेटिवली स्कार्स, व्हाई, बिकॉज आवर डिमांड्स आर एवर इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, पोर्टेबल और इजीली ट्रांसपोर्टेबल। यस, आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। पहले के जमाने में क्या होता था बच्चे, मनी ऑर्डर्स होते थे, आजकल के टाइम में नेट बैंकिंग है। ठीक है? पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल, समझ आ गया? पोर्टेबल मतलब कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकते हो थ्रू नेट बैंकिंग, और पहले मनी ऑर्डर्स होते थे, अब मनी ऑर्डर्स आर नॉट वेरी फेमस। यस। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग यूनिफॉर्मिटी, एक ही तरह का होगा, ऐसा तो नहीं 500 का नोट लंबा होगा एक छोटा होगा। ठीक है? अगर हम 50 के भी बात करें या पुराने 100 के नोट की भी बात करें, तो पुराने वाले एक ही जितने साइज के हैं, नए वाले एक ही जितने साइज और कलर के हैं, हाँ या नहीं? तो यूनिफॉर्मिटी है। डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स इन यूजेबल क्वांटिटीज ऑफ फ्रैक्शंस विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। आज अगर मैं आपको 500 का नोट देती हूँ और मैं बोलती हूँ आपके पास खुले हैं, तो आप मुझे खुले करके अगर 500 के ही दे देते हो, क्या उसकी वैल्यू खत्म हो गई? मेरे पास कितने की वैल्यू है फिर भी? 500 की है, चाहे मैं 10-10 के रुपए ले लूं, चाहे 20-20 के ले लूं, चाहे 100 के, चाहे 50 के, हाँ या नहीं? ठीक है? सो इट्स वैल्यू, इज इट वैल्यू गोइंग टू लूज? नो, बट कैन इट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फ्रैक्शंस? यस। क्लियर है? बेसिक से हैं ये फंक्शंस ना। बच्चा, हाउ मनी इज यूज। सो बच्चे, ब्रॉड मनी किसी को पता है कौन सा है? M1, M2, M3, M4 में से? ICAI के अकॉर्डिंगली इज M3। यस, M3 इज द ब्रॉड मनी। ओके, नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट यूनिट में, अगर आप मेंशन करना चाहते हो कैन स्टिल राइट इट डाउन। ब्रॉड मनी के आगे M3 लिख लो, M3, मनी सप्लाई 3। ओके, वो मनी सप्लाई वाले यूनिट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट में। कह रहे हैं इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, मनी को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड मनी। और ब्रॉड मनी में आपको याद दिला देती है, M1 तो सबको याद होगा, अभी +2 करिए। क्या कहता है? C, दैट इज करेंसी हेल्ड विद पीपल, प्लस DD, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद कमर्शियल बैंक्स, अपन अदर देन ओन और कमर्शियल बैंक्स के। ठीक है ना? ना ही गवर्नमेंट के, ना ही सेंट्रल बैंक RBI के पैसे जो कमर्शियल बैंक के पास है वो नहीं इंक्लूड होंगे, सिर्फ पब्लिक के पैसे। ठीक है जी? प्लस OD, दैट इज अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता था? जो भी RBI के पास बाहर की कंट्री के पैसे पड़े, IMF के पैसे पड़े हैं, वर्ल्ड बैंक के, US फेडरल के, कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, यस। सो ये सारे फॉरेन गवर्नमेंट के जितने भी पैसे हैं वो कहाँ आ जाते हैं? अदर डिपॉजिट्स में। दिस यूज टू बी M1 की डेफिनेशन। ठीक है माधव? सो M1 की डेफिनेशन वो होती थी। व्हाट इज M2? M2 वाज M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है? ओनली सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है? नम M3 क्या होता था? M1 प्लस टर्म एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है ना? टाइम डिपॉजिट्स जिसको हम बोलते हैं, तो FD यहां सारी यहां आ जाती थी। लास्ट M4 क्या होता था?
M3 प्लस जो पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट्स है, टोटल। ओके गाइस, लेकिन एक्सक्लूडिंग एनएससीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। अभी पढ़ेंगे आगे, कोई नहीं। M3 जो है, ये जो हम डेफिनेशन है मनी सप्लाई की, उसमें पढ़ लेंगे। ओके, अगर आपको है अभी करा देती, कोई बात नहीं, इसका यहाँ पे टॉपिक खत्म करते हैं आज। मनी सप्लाई इज यूनिट नंबर 3। And this is page number 8.27, पेज नंबर 8.27 दिख रहा है? ये रहा। तो M1 is currency notes and coins with the people, that is currency C जिसको आप बोलते थे, plus demand deposits with banking system, current and saving deposit account, that is DD, plus other deposits with RBI। ओके, एंड अदर डिपॉजिट्स में मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। IMF के पैसे, वर्ल्ड बैंक के नीचे भी है यहाँ पे, इट्स रिटन। मतलब आगे जब मैं दोबारा से कराऊंगी, दैट दैट देन वी विल सी इट्स रिटन। ठीक है, आई विल मेक यू मार्क। ठीक है, बट मेरी सुन के समझ आ रहा है एक बारी। नेक्स्ट M2 इज M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ओनली सेविंग्स। ओके, सेविंग डिपॉजिट्स। M3 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। सो टाइम डिपॉजिट्स मींस फिक्स्ड FD। ठीक है, तो रेकरिंग डिपॉजिट्स पे अगर ये बोल रहे हैं तो दैट इज अगेन FD का ही पार्ट। डज एनीवन नो व्हाट इज अ रेकरिंग डिपॉजिट? वेरी गुड, यस। रेकरिंग देखो, FD क्या होती है, एक ही बार में लमसम जमा कर रही हूँ। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इकट्ठे ही सारे पैसे जमा कर सकूं, तो बैंक कहता है कोई नहीं, तू ऐसे कर, हर महीने तू 2-2, 3-3 हजार रुपए जमा करा दे, तेरे साल के एंड में 50,000 रुपए जमा हो जाते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, दैट इज अगेन गोइंग टू बी रोल्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो 50,000 अगले साल के हो गए, देन अगेन रोल टू द नेक्स्ट ईयर। हर महीने मतलब आप एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहे हो। ठीक है, और वो आप कह रहे हो मेरा लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स के लिए 50,000, हर महीने की 2-2 हजार, 12 जो भी है 2500 रुपए की किश्त बांध के आप कर दोगे। समझ आ गई बात? दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट्स। सो यहाँ पे मैं क्यों इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि अगर रेकरिंग डिपॉजिट आया तो उसको आप कहाँ लोगे? M3 में। ठीक है, ओके, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर टाइम डिपॉजिट्स, क्योंकि वो भी फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ओके गाइस, श्योर ना? देख लो, नहीं याद रहेगा तो लिख लो, हल्का सा रेफर कर लो, इसमें इंक्लूड FD एंड RDs, दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, देन व्हाट इज M4? M3 plus total deposits with post office saving organization excluding NSCs, that is national saving certificates। वो कौन इश्यू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए इसको एक्सक्लूड करते हैं। ओके बच्चे, ये एक तरह की बोरोइंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ या नहीं हमसे? श्योर? आ जाओ दोबारा से बैक टू मनी डिमांड। सो बच्चे, लिसन गाइस, सो इट इज कॉल्ड, व्हाट इज ब्रॉड मनी इज M3, वो वहां पे मैं दोबारा से मार्क करा दूंगी, कोई चक्कर नहीं है। एंड इट प्रोवाइड्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इज लिक्विड, मोस्ट लिक्विड इज M1। ठीक है जी, व्हाट इज द मोस्ट लिक्विड करेंसी? इजिली विड्रॉएबल, राइट? करेंसी तो आपकी जेब में है, जब मर्जी खर्च कर लो। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब यही है, जब मैं डिमांड करूं मेरे पास आ जाए। और अदर डिपॉजिट्स भी अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी को चाहिए तो इजीली विड्रॉ हो सकते हैं, उसमें कोई टाइम पीरियड तो नहीं है, नहीं, तो इजीली विड्रॉ। ऑलराइट गाइस, देन बच्चे जो हमारी IMF जो है वो कहता है कि ब्रॉड मनी ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे M3 की डेफिनेशन है। ओके, आ जाओ। नेशनल करेंसीज, दैट इज CC। ठीक है, मतलब करेंसीज प्लस ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स इंक्लूडिंग डिमांड डिपॉजिट्स, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे ट्रैवलर्स चेक, हैव यू एवर हर्ड ऑफ द टर्म ट्रैवलर्स चेक? Now, what is traveler's checks today? Like if you are planning to travel abroad, ठीक है, you got your currencies exchange वगैरह अगर आपने करा दी, कोई दिक्कत नहीं, आप डॉलर्स लेके बाहर चले गए। अब कल को अगर आपको और पैसों की जरूरत है, अगर जरूरत पड़ गई तो क्या करोगे? परेशानी खड़ी है। तो पहले के जमाने में ज्यादा प्रेवलेंट क्या था, अभी भी लोग करते ही हैं, चेक बुक इश्यू करा लेते हैं RBI से।
वो किस तरह की चेकबुक है, वो इंडियन चेकबुक नहीं है, मतलब एसबीआई की वो नहीं है कि एसबीआई के ही खाते में लग के पैसे कटेंगे। वो एक इंटरनेशनल चेकबुक है। आप किसी भी कंट्री में जाओ और वहां पे चेक काट के किसी भी बैंक में जमा कराओगे, इंसान को दोगे, तो वो इजीली जो है ट्रांजैक्शन आपके बैंक के साथ लिंक होके कट जाएगा। तो हर एरे गहरे को नहीं मिलेगा, वो उसी को मिलेगा जिसके बारे में बैंक को पता है कि हाँ ये पैसे लौटा देगा, ये इसकी क्रेडिट वर्दीनेस है। समझ रहे हो ना, बाहर की क्यों ट्रांजेक्शन है। ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैवलर्स चेक। ओके, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल जो चेक्स होते हैं। क्लियर है। Then deposits otherwise commonly used to make payments, that is foreign currency deposits. So demand deposits आ गए यहाँ पे हर तरह के, हाँ या नहीं। Next is other deposits such as non-transferable saving deposits, term deposits. Term deposits कहाँ पे, M3 का पार्ट है, हाँ या नहीं। Then repurchase agreements basically क्या होता है, what is repurchase agreement? आज मैं आपके पास एक सिक्योरिटी गिरवी रख देती हूँ, ठीक है, और मैं आपको बोलती हूँ उसके बदले मैं क्या करती हूँ, मुझे थोड़े पैसे आप रिटर्न में दे दो। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने आपसे लोन ले लिया एक तरह का, समझ गए, सिक्योरिटी के अगेंस्ट। मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये पैसे साल के एंड में, दैट इज 31 दिसंबर 2025 को मैं रिटर्न कर दूंगी, लेकिन मैं अपनी सिक्योरिटी परचेज करूंगी, आप कहीं और सेल नहीं कर सकते। ठीक है ना, देखो एक मॉर्गेज टर्म अलग है कि अगर आप अनेबल हुए देन द बैंक विल रीसेल, राइट। बट यहाँ पे द थिंग इज, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि मैं जो हूं इस एसेट को अपने वापस से खरीदूंगी इस दाम पे, इस तरीके को, प्रीडिटरमाइंड डेट, प्रीडिटरमाइंड रेट। समझ गए, दोनों चीजें पहले ही डिसाइडेड है। मैं कहूंगी कि मैं इतने प्राइस पे इस दिन पे आके आपसे ये अपनी सिक्योरिटी वापस ले लूंगी इस रेट पे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीपर्चेज अग्रीमेंट। ओके गाइस, माधव देखा 4 साढ़े 4 बजे उठ गए, इतनी जल्दी है, तब से उठे ही हो, तभी आ रही है आपको नींद। Then securities other than shares of stocks such as tradable certificates of deposits, commercial papers. बच्चे सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स ऑफ स्टॉक, मतलब जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं वो नहीं, उसके अलावा कौन से ये सीओडीज एंड सीपीज। डू यू नो व्हाट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर्स आर? नो, नेवर हर्ड ऑफ इट। बिजनेस स्टडीज में +2, आई होप इट शुड बी देयर। नो इट वाज इट, कट हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लो क्या है। सर्टिफिकेट सुनो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बच्चे बैंक इश्यू करता है, कौन करता है, बैंक इश्यू करता है। बैंक आपको इश्यू करेगा और आपसे पैसे जो है क्या करेगा, एक तरह की डिपॉजिट मंगवा रहे हैं, हाँ या नहीं। जो बैंक को उधार चाहिए ना, वो आपको कहेगा मैं ये सेल कर रहा हूँ सीओडीज, ठीक है, ये रेट है, आप खरीद लो, कल को जब आपको चाहिए वो इतने टाइम बाद मिच्योर हो जाएगा, आप ले लेना। एक तरह से क्या है, लोन ले रहा है बैंक आपसे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सीओडीज, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अगेन इट इज फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ये जो दोनों दोनों जो है दे आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ व्हाट आर मनी मार्केट, व्हाट इज मनी मार्केट, वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो कि जिनकी ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट टर्म की है, 1 साल से कम। ठीक है, लेस देन 1 ईयर। ओके, 12 महीने से कम की ड्यूरेशन है। अब ये जो है ये बहुत ज्यादा लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी ड्यूरेशन 3 महीने से कम होती है, 90 दिन से। ठीक है, 7 days to 90 days के लिए जब बैंक आपको ये सर्टिफिकेट इशू करता है और कहता है मुझे पैसे उधार पे दे दो, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। क्लियर है। व्हाट आर कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स है बिग इंडस्ट्रीज। ठीक है, कौन, बिग इंडस्ट्रीज, नामी इंडस्ट्रीज है, टाटा है, ठीक है, या रिलायंस है, या और कौन सी यहाँ पे आसपास अच्छी होगी, कोई तिरुपति वगैरह, जो भी मेरे को एक आधी पता है। ठीक है, या कोई भी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं जो, ठीक है, वो क्या करती हैं, आपको पेपर इशू करती हैं और कहती है हमें उधार दे दो। ये यूजुअली बहुत लिक्विड होता है, 7 days से जैसे वो ये अगेन शुरू होता है, जब बड़ी कंपनियों को एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसों की जरूरत है खड़े पे, तो वो कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं। अगेन दे शुड बी रिप्यूटेबल, ठीक है, एवरीबडी शुड नो कि हाँ इनका कोई नाम है। ठीक है, बाटा हो गया एग्जाम्पल, जो सबको पता ही है कि हाँ ये कोई कंपनी है, तो वो पेज आपको इशू करेगा और कहेगा पैसे दे दो मुझे उधारे। ठीक है, आप उनसे पैसे दे दोगे उनको,
और उनके कागज ले लोगे, और वो 7 से 90 दिन, ठीक है, मतलब क्या है, लेस देन 3 मंथ्स में आपको रिटर्न कर देंगे। बस फर्क क्या है, वो बैंक इशू करता है, ठीक है, और वो कौन इशू करता है, हमारा इंडस्ट्रीज, रिप्यूटेड क्रेडिट वर्दी इंडस्ट्रीज। ओके बच्चा, सो दिस इज योर ब्रॉड मनी, ठीक है। Now, what is demand for money? Is it a direct demand or a derived demand? Derived. That means you want money not to eat the notes or to wear it on your body, but to make sure that you get something in exchange for money. हाँ या नहीं? So its demand is derived. मतलब डायरेक्ट नहीं है, मुझे खाना नहीं है नोट को, मुझे नोट से सामान खरीद के, खाना खरीद के खाना है, ठीक है जी। सो इट हैज अ derived डिमांड। ओके गाइस, अगेन इट इज एन एमसीक्यू दैट इज आस्क्ड। बच्चे, डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांडेड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू। यस, दो बेसिक डिमांड्स क्या हैं? पहली चीज तो आपको सामान खरीदना है, हाँ या नहीं, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के खड़े पैर, मेरे पास मेरी जेब में कुछ पैसे होने चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी सामान खरीद सकूं। हर इंसान, बच्चे, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी हो घर में, सुन लो, जितना मर्जी गोल्ड हो, गोल्ड भी वैसे तो लिक्विड मनी में काउंट होता है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। पर अभी अगर मुझे पैसों की जरूरत है, क्या मैं मार्केट में जाके गोल्ड का एक टुकड़ा बेच दूं और मेरे को सामान मिल जाएगा? कि मेरे को सुनहरे पास ही जाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा काम चलेगा ना, हाँ नहीं। लेकिन अगर मैं नोट ले जाऊं सीधा, मेरे को सामान मिल जाएगा। यस। सो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द डिमांड फॉर मनी इज इट्स फॉर इट्स लिक्विडिटी, कि खड़े पैर अगर मुझे किसी भी चीज में एक्सचेंज करना है, इट्स द मोस्ट प्रेफरेबल एंड इजी वे। नंबर टू, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुझे डर लगता है कि कल को, यार अभी तो पैसों की जरूरत नहीं है, जस्ट इन केस मेरी स्कूटी या कार में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, या मैं बीमार हो गई, तो मेरे पास 150,000 रुपए कुछ होने चाहिए जेब में, हाँ या नहीं? होने चाहिए ना। देखो, घर से बाहर निकलते हैं, मुझे नहीं पता आप में से किसके घर भले कहते हैं कि अपने पास जेब में कुछ पैसे रखो, चाहे 50 रखो चाहे 100 रखो, आप दूर से आते हो स्पेशली, तो मम्मा बोलते होंगे कि एक्स्ट्रा कुछ रखो, हाँ या नहीं? जैसे मैं, आई यूज टू बी यंग, मेरी मम्मी तो मेक इट, शी यूज टू मेक श्योर, मतलब आई यूज टू ट्रैवल फ्रॉम बाय एक्टिवा, सो उस टाइम पे शी यूज टू मेक श्योर कि चाहे तेरी जेब में जितने मर्जी है, एक एक्स्ट्रा 500 का नोट तू अपनी डिक्की में रख, कि कभी तेरे को जरूरत पड़े तो परेशानी ना। यस। सो वो क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, दो आई डोंट नीड इट टुडे, बट व्हाट इफ दैट इमरजेंसी अराइजेस? यस। सो दैट इज व्हाई पीपल नीड इट। देखो, अगर बहुत लोगों को घर पे पैसा इकट्ठा करने का भी शौक होता है, ना बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, यस, ना बैंक में जमा करते हैं और ना ही कहीं इन्वेस्ट करते कि हाँ जी हमारे पास तसल्ली होनी चाहिए कि घर में पैसा पड़ा है, ठीक है, यूजुअली बिजनेसमैन को होती है। So, now, demand for money has an important role in determining interest, prices, and income in an economy. How? Can anyone explain? कह रहे हैं डिमांड, जो अगर मैं आप हम सारे पैसे डिमांड करने लग जाए तो उसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट पे क्या होगा? इंटरेस्ट बढ़ेगा कि कम होगा, बताओ? बढ़ेगा। अगर डिमांड बढ़ती है मनी की तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? बढ़ता है। रेट, इन्फ्लेशन आएगा कि डिफ्लेशन आएगा, बताओ? इन्फ्लेशन आएगा। डिमांड फॉर मनी अगर ज्यादा है तो इन्फ्लेशन रहेगा। इनकम अगर आपकी ज्यादा है, सुनेंगे अब क्वेश्चन उल्टा है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी कि कम होगी? देखो, अमीर हो तो खर्च भी ज्यादा करोगे ना, पैसे ही नहीं जेब में तो खर्च क्या करूंगी? समझ गए? अगेन, देखो जी, तीन चीजों पे इम्पैक्ट है इंटरेस्ट रेट पे। अगर डिमांड ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वेरी गुड। अगर डिमांड ज्यादा है तो इंडेक्स प्राइस का बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, वेरी गुड। अगर इनकम ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी अगेन विल बी वेरी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इफ डिमांड फॉर मनी इज लेस, then interest rates will fall down. If demand for money is less, price index will again have a deflationary movement. Yes. And if income is less, demand for money again will be less. So just write it down. ठीक है, लिख लो थोड़ा थोड़ा, लिख लो बच्चे। डिमांड फॉर मनी, ऐसे साइड पे कहीं भी लिख लो, डिमांड फॉर मनी
समझ आ रहा है कैसे लिखना है? कहीं पे भी लिख लो ऐसे, डिमांड फॉर मनी में मैं बोल रही हूँ ऐसे, डिमांड फॉर मनी ऐसे करो, वो बना लो, डब्बा बना लो। अगर किसी ने नहीं लिखना शुरू किया तो बता रही हूँ कि कैसे लिख सकते हो। अगर लिखना शुरू कर दिया कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी से लिख लो। सो कॉलम्स बना लो। फर्स्ट बना लो डिमांड फॉर मनी, अगर है मोर या फिर है लेस। ठीक है। सो डिमांड फॉर मनी अगर मोर है, सो इंटरेस्ट रेट्स पहला कॉलम होगा, यहाँ पे क्या होगा? मोर। ठीक है। अगर डिमांड फॉर मनी लेस है तो इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल डाउन। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा, या फिर ऊपर का ही एरो डाल लो, अपनी मर्जी है। और यहाँ पे डिफ्लेशन होगा, दैट इज अगेन नीचे का एरो डाल लो। ठीक है। लास्ट आप डालोगे इनकम। ठीक है। सो इफ इनकम इज मोर देन डिमांड फॉर मनी विल बी मोर। ठीक है। अदरवाइज टू, उल्टा भी अगर लो, अगर डिमांड फॉर मनी ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इंडेक्स ज्यादा है, तो आपकी इनकम भी क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। ठीक है। एंड वाइस वर्सा। ओके गाइस, एन एमसीक्यू इज आस्क्ड फ्रॉम हियर आल्सो। डन, आपने लिख लिया बच्चे? लिख लिया मतलब? सो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, वेट डोंट टॉक। The quantity of nominal money or how much people would like to hold in the liquid form depends on many factors। कह रहे लिक्विडिटी, अपने हाथ में कितना पैसा रखना है वो भी तो डिपेंड करता है ना। मेरी बात सुनो, अगर इनकम ज्यादा तो हाथ में पैसा भी ज्यादा रखोगे। अगर जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन ज्यादा है तो भी पैसे की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि महंगाई बहुत है। हाँ ये नहीं? देन इंटरेस्ट रेट्स भी अगर ज्यादा है तो अगर डिमांड फॉर मनी विल अगेन बी मोर। रियल जीडीपी अगर बच्चे हमारा ज्यादा है तो तब भी पैसों की जरूरत ज्यादा है। समझ रहे हो ना? रियल जीडीपी क्या होता है अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। ओके। सो बच्चे यही लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन। अगर से सपोज मेरे पास फाइनेंशियल इनोवेशन है, समझ लो मतलब डिजिटल मनी है मेरी जेब में, तो मेरे को फिर कैश की जरूरत नहीं है, फिर डिजिटली मनी पड़ा रहेगा। हाँ या नहीं? सो हायर इनकम ग्रुप पीपल, हायर एक्सपेंडिचर, रिचर पीपल होल्ड मोर मनी। ये मैंने आपको बता दिया, अगर इनकम ज्यादा है, अमीर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, तो पैसा भी अपनी जेब में ज्यादा ही लेके घूमेंगे। क्वांटिटी रिच पीपल डिजायर टू होल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस लेवल। और आप पैसा भी ज्यादा क्यों करोगे? अगर प्राइस इन्फ्लेशन ज्यादा है तो जेब में पैसा भी ज्यादा चाहिए। हाँ या नहीं? Higher the price, higher should be the holding of its money mentioned above. Any one may hold wealth in the form of other than money, जैसे इंटरेस्ट yielding asset, मतलब किसी भी तरीके जिससे इंटरेस्ट आ रहा है। एग्जाम्पल कहने का मतलब, आपने बैंक में जमा कर दिया पैसा, ठीक है, आपने इसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो भी इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट है, मतलब समथिंग रिप्रोड्यूस हो रहा है। कहने का मतलब समझ आया? देन इट फॉलोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ना व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बोलो। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। सो एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है। आपके अभी इस टाइम पे पास में अपने पर्सनल 1 लाख रुपीज है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 1 लाख रुपया है, या तो अपनी जेब में रख लो या उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो। हाँ या नहीं? ठीक है। या जेब में रख लो या इन्वेस्ट कर लो। जेब में रखा तो क्या इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आप मेरी बात सुनो, आज अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, पहले ना इंटरेस्ट रेट ओनली 5% था, मतलब 1 लाख के ऊपर 5% मीन्स 5,000 आपको मिल रहे थे रिटर्न। ठीक है। आज इंटरेस्ट रेट बढ़ के 11% हो गया, दैट मीन्स आपको 11,000 रिटर्न में मिलेंगे। ठीक है जी। मतलब अगर आपने 1 लाख जमा किया तो 1,11,000 रुपये आपकी जेब में बाय द एंड ऑफ द ईयर आ जाएंगे। ठीक है। सो बच्चे टेल मी, ईदर ऑफ द केसेस, चाहे वो 5,000 आ रहे हैं, 11,000 आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जेब में पैसा रखने की वजह से आपका एक वो बेनिफिट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? इंटरेस्ट जो आप फोरगो कर रहे हो,
Yes or no? Benefit foregone again was the definition of opportunity cost. सो बच्चे, अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी कि कम होगी? टू ऑल फॉर ज्यादा। कॉन्फिडेंट रहोगे, मेरे को यहाँ से ज्यादा सुना था आदित्य की मुझसे। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज्यादा मिल रहा है, मतलब 1 लाख के ऊपर 11,000 रुपये मुझे ब्याज मिल रहा है, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है कि कम है, इज माई क्वेश्चन। ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। हु फॉर कम? हुज फॉर कम? ज्यादा? श्योर ना? यस, ज्यादा। ठीक है, क्योंकि बेनिफिट ज्यादा फॉर गो हो रहा है। ठीक है, अगर बच्चे मेरा इंटरेस्ट रेट कल को फॉल हो जाए, 11 था अब 5,000 मिल रहा है, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी लेस। वेरी, समझ आ रही है ये बात? सो ये लिखा है बच्चे, therefore higher interest rate, higher will be the opportunity cost of holding money and lower the demand for money. So you can just underline it. ठीक है जी? हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड लोअर द डिमांड फॉर होल्डिंग मनी ना। क्यों रखोगे अपनी जेब में पैसा, जब पैसा बाहर इन्वेस्ट करके बैंक में ज्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट, तो अपनी जेब में क्यों रखूं? हाँ या नहीं? समझ आ गई? इनोवेशन सच एज इंटरनेट बैंकिंग वगैरह वगैरह हैज रिड्यूस द डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी। यस और नो? तो बैंक में पड़ा पड़ा रहे, इंटरेस्ट मिल रहा है, मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेस है। जी, ये समझ आया ना बच्चे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड हियर. सो नाउ वील गो, मतलब वील जंप ऑन टू द अदर वन. व्हाई? बिकॉज इसमें अब वो है हमारी, समझ गए, थ्योरीज. ओके, थ्योरीज वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास. अभी कम ऑन टू मनी सप्लाई, दैट इज यूनिट नंबर 2. हाँ जी, सबसे पहले दोज ऑफ यू who think and forget, just write it down that money supply is a stock concept and change in money supply is a flow concept. Change हमेशा क्या होता है? फ्लो होता है. ठीक है जी? अगर आपको चाहिए इसके ऊपर डिस्कशन, वी कैन डिस्कस. बताओ. ठीक है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, चेंज इन मनी सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट. एमसीक्यू अगेन. ठीक है, देखो मैं अब फिर से बता रही हूँ कि अगर आप लोग मेरे हिसाब से पढ़ते हो, हर एक चीज को बुक में मार्क करते हो कि ये एमसीक्यू है, टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता. आपका पूरा फाउंडेशन का लेवल इकोनॉमिक्स बहुत इजीली कवर करा देगा. मतलब बहुत आराम से पास हो सकते हो अच्छे नंबर से, सिर्फ इकोनॉमिक्स की हेल्प से. क्योंकि ये क्या है, आप देख ही रहे हो, उसका सिलेबस एक तो लिमिटेड है, सिर्फ 10 चैप्टर्स है. इतने कम किसी भी में, मतलब बाकी सारे तो है, लेंथी बहुत ज्यादा है, पार्ट्स इतने ज्यादा है. जैसे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपने आप में 9 यूनिट्स है. आप समझ रहे हो? तो 9 चैप्टर्स तो वही है ना, एक में 9, फिर 100 का आगे 4 अलग है. समझ रहे? कंपनी चलो एक करा हुआ है, पार्टनरशिप में भी 3 है आगे, एलएलपी चलो एक है, जो भी है, नेगोशिएबल भी एक है, पर कितना ज्यादा सिलेबस है. और मैंने आपको बताया, लॉ वैसे ही स्कोरिंग थोड़ी कम होती है. अकाउंट्स भी अपने में बहुत वास्ट है, दो इट्स इंटरेस्टिंग, इट इज स्कोरिंग एंड इट इज यूजुअली द फर्स्ट, तो वो भी इजिली हो जाता है. ठीक है, मैथ्स जिसको आती है उसको आती है, जिसको नहीं आती उसका देखो, मैं खुद ही नहीं कुछ कह सकती. राइट, बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है जो कि पास कराए. नाउ हियर अभी रिसेंट रिजल्ट में देयर वाज दिस गाय दिव्यम, ही वाज लाइक अच्छा डिसेंट बच्चा था चंडीगढ़ में हमारे पास पिछले अटेम्प्ट में. मतलब उसने जनवरी वाले अटेम्प्ट का था वो. ठीक है, बट वही था कि बहुत शार्प नहीं था, बट हार्ड वर्किंग था. ठीक है, मैंने एक तो बताया था, सार्थ था उसका नाम, मैं याद कर रही थी ना, लड़का सार्थ भारद्वाज. उसकी मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, वो 201 नंबर से पास हुआ था पूरा पूरा, क्योंकि उसका लॉ निकल गया था. ठीक है, बस पास होने से पता है क्या फर्क है, आज इंटर में सबके साथ बैठा ही है वो. ठीक है, 40 नंबर उसके आ गए थे लॉ में. अब यहाँ उसके साथ मेरे को उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी. ठीक है, और दिव्यम और सार्थ अच्छे फ्रेंड्स थे, इकट्ठे पीजी में भी रहते थे. अब दिव्यम जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बच्चा था. उसका रह गया, उसकी मम्मी को मैंने पहले बोला था कि थोड़ा सा उसकी मम्मी ना बहुत कंसर्न रहते थे, क्योंकि वो बाहर से पता नहीं लुधियाने से कहाँ से आया था बेचारा. तो अब उसने इस बारी का भी जैसे अटेम्प्ट दिया, मतलब
और वो कहाँ बचा है, इकोनॉमिक्स में बच गया। मतलब इकोनॉमिक्स के चक्कर में उसका पूरा का पूरा फाउंडेशन निकल गया। बाकी सब में क्या, मैथ्स में 40 आए उसके, लॉ में भी 40 41 ऐसे कुछ आए हैं मुश्किल से रो धो के। ठीक है। अकाउंट्स में भी उसके लाइक आए तो ठीक ही है, मतलब पता नहीं 49 आए कि 50 के आसपास आए हैं। इकोनॉमिक्स में खिंच गया, 59 आ गए। अपने आप निकल गया ना ग्रुप, देखो कंपनसेट हो गया अपने आप। वही अगर इकोनॉमिक्स में भी उसके 50 आ गए थे तो शायद पास ना होता। ठीक है। तभी देखो बच्चे इसको थोड़ा सा लीनियंटली देते हैं। ठीक है। पर अगर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा भी मेहनत कर ली, आपको ये बहुत इजीली और अच्छा स्कोर कराएगा। मतलब कहने का ये है, जो जिनके 256 नीचे लगे हैं दो लड़कियों के, उनके इकोनॉमिक्स में 70 प्लस है, तो उनके 256 है नीचे जो बोर्ड में लगी हुई है, एक मंजीत और एक मन्नत है लड़की। ठीक है। उनके आए ही होंगे खींचे सिर्फ इकोनॉमिक्स के चक्कर में। मतलब ऑब्वियसली बाकी सब में भी उनके अच्छे ही आए हैं, 50 प्लस ही आए हैं। पर फिर भी जैसे एक अच्छे नंबर हम कहते हैं कि यहाँ तो पास होना 200 नंबर लाने इतने मुश्किल है, वहां पे 56 प्लस अगर आप ला रहे हो तो दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। मतलब यू विल गेट टू नो इट वंस यू एंटर दिस, राइट। सो बच्चे वही है, इफ यू आर वेरी श्योर। आपने अब मतलब मैंने उनको, लड़कियों अगर कभी मौका मिले, मे बी संडे को आप लोग चंडीगढ़ में टेस्ट दे रहे हो, क्या सीन है शायद। हाँ। तो अगर वहां पे वो लड़कियां हुई तो आई विल मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड इंटरेक्शन विद दैट। ठीक है। उनसे अगर पूछो, मैंने जो चंडीगढ़ में, तो उन्होंने यही बात सिर्फ बोली कि मैम जो कहती थी मैं साथ के साथ एमसीक्यू लिख लेती थी कि एमसीक्यू आने वाला है। और उस लड़की ने यार एक टेस्ट में, तो चलो बीमार हो एक अलग बात है, मतलब प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, एक टेस्ट कभी उस लड़की ने स्किप नहीं किया। एक टेस्ट ऐसा नहीं हुआ कि उसमें उसके नंबर कम आए हैं। कि मतलब एक वो ऐसा बच्चा रही है मेरी क्लास में जिसके उसके लॉ में भी परफेक्ट स्कोर्स आए हैं, मतलब टेस्ट में भी जैसे मैं अगर लेती रही, इकोनॉमिक्स में भी उसके हाईएस्ट आए हैं। तो वो पता चलता है जो बच्चा कंसिस्टेंट है फर्स्ट डे से एंड तक, वो तो पक्का 1001% पास होने ही वाला है और अच्छे नंबर से होने वाला है विदाउट एनी डाउट। ठीक है ना। बट वही है, अगेन अभी जुलाई चल रहा है ना आदित्य, तो फिर क्या करेंगे, यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स। अब तो कोई रिलैक्सेशन का टाइम फिनिश है, और कोई भी मेरी बात दोबारा से सुन लो, लावण्य आगे रही है। ठीक है। सुनिए उसका तो मतलब मेरे को
देन फंक्शंस हमने वही पढ़े, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सो ऑन, राइट। आ जाओ। अब ये जो है आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से मनी सप्लाई काउंट कैसे होता है बैंक्स के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे M3 अगर निकालना है, वो हमें पता है CDD एंड OD प्लस अपना पास टाइम डिपॉजिट्स, हाँ या नहीं। इन सबको प्लस कर दोगे M3 आ जाएगा। ठीक है। देन सोर्स कह रहे हैं कि आप कैसे आप और दिखा रहे हो कि कैसे कैसे आपके पास और पैसे आ रहे हैं। ठीक है। तो दैट इज नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर को कोई भी उधार पे पैसा दिया, RBI से दिया, ठीक है, या फिर अदर बैंक से आया है, वो आ जाएगा। पता है, एक तरह के सिर्फ बता रहे कि मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको नहीं करनी पेपर में, सिर्फ देख लो। बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स, अब बैंक्स भी तो कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट देते हैं, हाँ या नहीं, उधार देते हैं पैसा, यस। सो RBI ने कितना दिया है, अदर बैंक्स ने कितना दिया है, ठीक है जी। देन नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर, अगर मैंने से सपोज फॉरेक्स की बात करें कि हमने कितना पैसा बाहर वाले बैंक्स को देना है, बाहर वालों ने हमें कितना देना है, तो वो नेट मतलब एंड में कितना देना है या कितना लेना है वो हो जाए, राइट। देन गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटीज टू पब्लिक, अगर गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटीज टू पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ने कितना पब्लिक से पैसा उधारे लिया हुआ है बैंक्स के थ्रू, OMO और या फिर अपने CDs के थ्रू, NSCs के थ्रू, जो भी है पैसा। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर्स नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज, नाउ दे क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लो, आगे जाके नेक्स्ट लेवल पे समझोगे ज्यादा। NPS के बारे में बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब क्या होता है, बैंक के बच्चे उधारे देता है पैसे। हम्म। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो कि उधार वापस नहीं करते होंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो बैंक भी कहाँ से इकट्ठा करेगा, हाँ या नहीं। तो बच्चे बैलेंस शीट पहले ना, बैंकिंग सेक्टर हमारा LPG के आसपास क्या होने लगा था, बहुत ज्यादा फेल होने लग गया था। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाले टाइम पे। सो बच्चे जब बैंक जो है सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर थे, तो वहां पे क्या हो रहा था, बहुत साल पुराने पुराने नॉन परफॉर्मिंग मतलब जिसके पैसे रिटर्न में नहीं आ रहे, क्रेडिट वॉज नॉट रीपेड। ठीक है। सो वो वाले पैसे आप दिखाए जा रहे हो, आप एसेट है, बट कभी भी वो आने नहीं वाले क्योंकि वो पैसे मर चुके हैं। तो क्या वो दिखाना ठीक बात है कि लॉस में ही जाएगा जब वो राइट ऑफ करोगे? तो उससे आप बैंक डूब गया ना किताबों में, तो हाँ या नहीं। तो अब क्या हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 के तहत हर बैंक को हर साल में अपने टाइम पीरियड दिया होता है कि अगर इतने टाइम पीरियड में आपका पैसा नहीं आ रहा, इसको प्रोविजन में डालो। ठीक है। उसके बाद अगर 6 महीने से 9 महीने हो गए, कुछ अगर और नहीं आ रहा, तो उसको प्रोविजन में डाल दो 1 साल। 1 साल से ज्यादा हो गया, पैसे नहीं आ रहे, देन इसको बैड डेट की कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग में 1 2 3 के मैं अब कोशिश करूंगी, राइट। सो दिस इज हाउ बैंक्स जो है दे शुड मेक श्योर कि उनकी किताबें जो है अपडेटेड है। अगर अब वो क्या है, लॉस मेकिंग है, बैड डेट ही हो गया, लॉस ही हो गया, समझ गए, तो उसको राइट ऑफ करो अपने P&L में। तो अगर इकट्ठे नहीं करोगे तो बच जाओगे, किताबें नहीं डूबेंगी ना, समझ गए ना मेरी बात। पब्लिक विल स्टिल बी इंटरेस्टेड इन यू और आप डूबोगे नहीं। सो वो क्या है, ये नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके गाइस, ठीक है। आ जाओ। M3 अंडरलाइन इज अ ब्रॉड मनी, आ गया। ठीक है, MCQ। ब्रॉड मनी का नाम क्या है, M3। और M3 क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। उसके बाद बच्चा, पब्लिक का मतलब क्या है, जो ऊपर हम बात कर रहे थे, ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, हाउस होल्ड फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, तो हमने वही बात करी थी ना, सबके पैसे, बस किसके पैसे नहीं, गवर्नमेंट और बैंक्स के खुद के, हाँ या नहीं। सो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, प्रोड्यूसर्स इज बैंकिंग, चाहे वो दोनों है, सेंटर है, सेंट्रल है, या गवर्नमेंट है, दोनों के पब्लिक में, C में या DD में पैसा नहीं है, हाँ या नहीं। उनकी उनको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, M1 M2 M3 M4 में। देन गवर्नमेंट इन दिस कंटेक्स्ट, ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट, इसका अंदर सेंट्रल स्टेट तो है ही है, और लोकल बॉडीज भी हैं सारी। लोकल बॉडीज मीन्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, पंचायत। एंड द बैंकिंग सिस्टम मीन्स RBI एंड ऑल अदर बैंक्स, हाँ या नहीं, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स। फिर बचे, द वर्ड पब्लिक इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द लोकल अथॉरिटीज, मतलब पब्लिक में ये जो पब्लिक है, मेरी बात सुनो, लोकल बॉडीज का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, मतलब जिसको हम कहते हैं लोक अदालत हो गई, समझ के, वहां से कोई भी अगर पैसा आ रहा है या जा रहा है, मतलब जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपर बॉडी है।
ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह की कुछ है। अगर लोकल अथॉरिटीज में ये सारी चीजें आती हैं बच्चे। लोकल अथॉरिटीज में हमारे पास, लोकल अथॉरिटीज में हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे आएगा वो एमसी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की आएंगी, पंचायत से आएंगी। ओके, एक मिनट, फिर भी मैं इसको फाइनल अभी बता देती हूँ। लोकल अथॉरिटीज में एग्जांपल्स लिख लो। आई जस्ट डोंट वांट एनी कंफ्यूजन। अच्छा नहीं, ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ। पहले लोकल, हाँ, लोकल अथॉरिटीज में एग्जांपल लिख लो। लोकल अथॉरिटीज में एमसी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, जिला परिषद, पंचायत, कंटोनमेंट बोर्ड्स। ठीक है, क्या क्या है देखो। एमसी, ठीक है, कॉर्पोरेशन और काउंसिल्स दोनों, परिषद जो होते हैं, पंचायत, ठीक है, और लोकल बॉडीज में लिखो। लोकल बॉडीज में अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब अगर नगर पंचायत वगैरह है, ठीक है। उसके बाद लोकल, ये आ जाएगा म्यूनिसिपैलिटी जो बिल्कुल ही लोकल है, जैसे कि एक सेक्टर का एमसी है, ठीक है। देन रूरल लोकल बॉडीज में पंचायती राज है, जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत वगैरह, समझ गए। थोड़ा थोड़ा जो बिल्कुल ही अंदर है वो बॉडीज में, अथॉरिटीज मेन हो जाएगा। फर्क समझ आ गया? ठीक है। सो बच्चे, यहाँ पर ये जो अथॉरिटीज हैं ये इंक्लूडेड है। लोकल अथॉरिटीज अगर मैं कहूँ पंचायत तो वो इंक्लूडेड है। ओके। देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिंस दे आर नॉट बैंक्स, हाँ या नहीं, हमने पढ़ा था ना, दे आर नॉट गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पीएफआईस गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, लेकिन वो डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं है। पढ़ी ना भी डेफिनेशन लॉ में। ठीक है। सो पीएफआईस मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे। देन नॉन डिपार्टमेंटल बैंकिंग सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अब कोई पीएसयूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन डिपार्टमेंटल मतलब जो गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल्ड नहीं है, कुछ हिस्सा है गवर्नमेंट का बट पूरा नहीं है, राइट। देन फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, ये तो हमने बात करी थी ना, ओडी में आता है ये। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स भी ओडी में आता है, अदर डिपॉजिट्स में, M1 में, हाँ या नहीं, ये सारे आएंगे। अच्छा, रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई। बच्चे, पहली बात तो कह रहे कि क्यों आप मनी सप्लाई मेजर ही क्यों कर रहे हो, ताकि हमें ये पता चले कि कितनी डेवलपमेंट या ग्रोथ है मनी की, हाँ या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है बच्चा, इट फैसिलिटेट एनालिसिस फॉर मॉनेटरी डेवलपमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग फॉर द कॉजेज ऑफ मनी ग्रोथ, के कारण क्या है और किस तरीके से इवॉल्व हो रही है और मनी। ठीक है। नंबर टू बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन देखने के लिए, हाँ या नहीं, कि आज प्राइस इंडेक्स किस लेवल पे है, कितना इंक्रीज है डिक्रीज आया, मतलब परचेजिंग पावर पे क्या इम्पैक्ट आया लोगों को। ठीक है। सो बच्चे, इट इज एसेंशियल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी परस्पेक्टिव। साइड पे ऐसे लिख लो, जैसे मैंने लिख रखा है, इसको अंडरलाइन कर लो, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ नंबर वन, और साइड पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लिख लो, ऐसे प्राइस स्टेबिलिटी लिख लो, देखो। और छोड़ो एक वर्ड, प्राइस स्टेबिलिटी ऐसे लिख। ठीक है ना। तो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे को स्टॉक ऑफ मनी बताता है, और ये बताएगा कि कितना प्राइस स्टेबिलिटी है कि नहीं है, और कितना चेंजेस आए हैं, मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बता रहा है। यस। द सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेबलाइजेशन प्राइस पॉलिसी कैसे करता है? थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज। यस, तो उसको तभी पता चलेगा ना मुझे मॉनेटरी पॉलिसीज यूज करनी है कि नहीं। ठीक है। This is achieved mainly by managing the quantity of database. The success is controllability, monetary base and the money supply. मतलब कि monetary policy जो है यहाँ पे वो यूज करके इसको करेक्ट करता है, राइट। सोर्सेज ऑफ मनी बच्चे, सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक जो है वो बताएगा कि सप्लाई ऑफ मनी कितनी रहने वाली है। नंबर टू, कमर्शियल बैंक्स का रिस्पॉन्स किस तरीके से रह रहा है, मतलब क्रेडिट क्रिएशन। पहला क्या है कि सेंट्रल बैंक कितना पैसा कह रहा है छापो, सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक, मतलब समझ गए आरबीआई कितना पैसा छाप रहा है। नंबर टू, कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट कितना क्रिएट कर रहे हैं, उसी से मनी सप्लाई चेंज होती है। ठीक है, दोबारा से बोल रही हूँ, पहला, जो सेंट्रल बैंक ने करेंसी इशू की। नंबर टू, जितना कमर्शियल बैंक्स ने क्या किया, क्रेडिट क्रिएट किया। क्लियर है? सो फिएट मनी मैंने आपको बता दिया था, सेंट्रल बैंक जो इशू करेगा उसको फिएट मनी कहेंगे, हाँ या नहीं।
बच्चे, हम्म, अब अगर मेरे को से सपोज सेंट्रल बैंक को पैसा इशू करना है इकोनॉमी में, मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है, फ्रेश करेंसी अगर इशू करनी है, तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है क्या? ऐਵੇਂ ही कर देते हैं, उठा के पैसे छाप देंगे? रिजर्व्स जो है रखने पड़ते हैं इक्वल अमाउंट के। हाँ। सो अगर आपको करेंसी इशू करनी है तो गवर्नमेंट विल हैव टू डिपॉजिट सम रिजर्व्स विद इटसेल्फ, yes or no? And those reserves can be in the form of some financial assets, gold, silver, forex, हाँ या नहीं? अकोमोडेटिंग आइटम्स, ऑटोनमस आइटम, कुछ याद आ रहा है? अकोमोडेटिंग में ऑफिशियल रिजर्व। ठीक है। सो बच्चे, द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन फैक्ट अ लायबिलिटी होती है सेंट्रल बैंक की। Therefore, the principle is that it must be backed by an equal value of asset, mainly consisting of gold, foreign exchange reserves. However, most currencies adopt a minimum reserve system कि आप इतना तो कम से कम पैसा रिजर्व में रखोगे, इतना रखने के बाद आप इतना पैसा जो है निकाल सकते। क्लियर है? इसको मिनिमम रिजर्व क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक है बच्चा? Second, they're talking about this thing, credit creation, right? So you can come here. यहाँ पे नेक्स्ट पेज इज 8.26। यहाँ पे कह रहे हैं एक नई टेक्नोलॉजी आई है, एडवांसमेंट हुई है, जिसमें न्यू तरीके से करेंसी आ रही है, जिसको हम डिजिटल मनी कहते हैं। वो किस टेक्नोलॉजी के थ्रू आई है? तो अंडरलाइन करेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ठीक है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ठीक है जी? तो ये जितना भी आप डिजिटल मनी यूज कर रहे हो, क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह हैं, क्रिप्टो करेंसी सॉरी, ये सारी कहां पे आएंगी? सीबीडीसीज में, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। यस। सो बच्चे कह रहे ये सीबीडीसी के अपने ही बेनिफिट्स और नुकसान है। बेनिफिट क्या है? इजिली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, यू डोंट हैव दैट हैसल ऑफ कैरिंग मनी ईच एंड एवरी प्लेस, थेफ्ट की प्रॉब्लम खत्म। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? स्कैम हो रहे हैं, हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ठीक है? ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, कॉल आ जाती है, आगे से वही बैठना पड़ रहा है, जितने पैसे ट्रांसफर करो। यस। बट अब यहाँ पे कह रहे CBDCs, RBI broadly defines CBDCs as a legal tender issued by the central bank. That means it is legally acceptable, लीगल है। बट बच्चे ये जो है 100% लीगली रिकग्नाइज्ड नहीं हो पाया हमारी कंट्री में। आज मैं आपको कह दूं कि आप मुझे एक्स वाई चीज ये दे दो, ठीक है, और मेरे से क्रिप्टो कॉइन्स या बिटकॉइन्स ले लो, लोगे क्या? बहुत कम लोग लेंगे जो कि ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं इसमें। मेरे को कोई बोलते मेरा भी अकाउंट नहीं, मैं भी नहीं लूंगी, हाँ है ना? सो यू कैन स्टिल से नो। सो अगेन इट्स नॉट लीगल, यस और नो? व्हाई? बिकॉज लीगल तो यू कैन नॉट रिफ्यूज, बट इफ यू हैव, डज इट हैव दैट पावर? यस, देन दैट हैज। ठीक है? सो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारे लेजिस्लेटिव अनसर्टेनिटीज हैं, इसलिए अभी इसको लीगली रिकॉग्नाइज करेंसी इंडिया में नहीं है। ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। क्रिप्टो करेंसीज जो है उसका एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है? प्लेटफॉर्म क्या है? फिनटेक, दैट इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। क्या है? फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म एक्रोनियम क्या है? फिनटेक। ठीक है? अब जो फिनटेक है बच्चे के पोर्टल है। ठीक है? ऑनलाइन पोर्टल, जैसे हम और पोर्टल्स होते हैं हमारे। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है बच्चा, एक जो भी बैकएंड पे इंसान है, वो क्या करता है? वो कहता है ले आओ जी, थोड़े कोई पैसे हैं, इन्वेस्ट करने ले आओ। आपके पास पैसे हैं, जिस काम है हो, lay down the criteria that how you want to invest those money। ठीक है? आप मेरे को बताओ कि आपके पास 1 करोड़ है, आपने अब वो 1 करोड़ कैसे इन्वेस्ट करना है? आपको किस तरह का बोरोवर चाहिए? क्योंकि आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप तो पैसा लगा रहे हो। अब से सपोज यहाँ पे इन्होंने बिजनेस शुरू करना है, आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसे है जो कि आपने लगाने हैं। समझ आ गई? मैं बीच में बैठी हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा जी अपनी क्राइटेरिया बताओ, आपको कैसे कैसे पैसे लगाने। आप कहो मेरे पास 1 करोड़ है, मुझे रिस्की या नॉन रिस्की वेंचर चाहिए, मुझे बोरोवर इस कैटेगरी का चाहिए, मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, इतना रिटर्न आए, ठीक है, इतनी सिक्योरिटी हो, XYZ चीज है, आप मुझे सारा अपना क्राइटेरिया दे दो। अब यहाँ पे ये 3 लड़कियां, इन्होंने न्यू बिजनेस शुरू करना है, ये लेंडर ढूंढ रही हैं। ठीक है? अब आप तीनों मुझे अपना बिजनेस प्रपोजल ला के दो,
अपना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बताओ, आप प्रॉपर बिजनेस प्लान ले डाउन करो, ठीक है, और कैसे आप वो रिटर्न करोगे और उसको इंक्रीज करोगे। समझ गए? इनका बिजनेस प्रपोजल का काम है, आपका बंदा ढूंढने का काम है। अब मैं बीच में बैठी हूँ, मैं इनको जानती हूँ, मैं आपको जानती हूँ, आप एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। उनको बाकी बैंक से मे भी पैसा उठाने में करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि ऑलरेडी ये स्टार्टअप्स है, ठीक है, और आप सारे ऑब्वियसली रिस्की लोग हो, हाँ या नहीं। अब क्या है बच्चे, मैं क्या करूंगी, मैं आपसे पैसे ले लूंगी और आप लोगों को क्या कर दूंगी, कॉइन्स इश्यू कर देती हूँ कि आपके पास इतनी 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 इन्वेस्टमेंट, क्या। अब इनको चाहिए, मैं आपको बता दूंगी कि आपके पास ये प्रस्पेक्टिव जो है लेंडर बोरोवर्स है, आप लोग लेंडर और पैसे जब इनको दोगे उधारे, और ये आपके पास बोरोवर्स है। अब आप देख लो आपका क्राइटेरिया कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, मैं बता दूंगी इस इंसान के साथ आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है। देन इफ यू फील लाइक यू कैन इन्वेस्ट योर करेंसी इन देयर कंपनीज। तो एक्चुअल में पैसा नहीं है, डिजिटल है ना, सिर्फ कॉइन फॉर्म में, हाँ या नहीं। सिर्फ वो सिक्के से नकली है, बना के दे दिए कि आपके जेब में इतने पैसे हैं, आपके पोर्टल में इतने हैं, आप जहां मर्जी इन्वेस्ट करो जैसे मर्जी, ठीक है। अब वहां पे क्या है, सिक्योरिटी है, डायरेक्ट आप एक दूसरे का ट्रेड कर सकते हो, समझ गए। सो दिस इज हाउ द क्रिप्टो करेंसीज वर्क, और बिटकॉइन एक एग्जाम्पल है क्रिप्टो करेंसी में, समझ गए, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। क्लियर? नाउ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, बच्चे हमारे पास बच्चे आरबीआई जो है पहले सिर्फ नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई करता था, दैट इज M1 को ही स्टडी करता था, लेकिन उसके बाद से हमने ब्रॉडर डेफिनेशन जिसको एग्रीगेट मॉनेटरी सोर्स जो है वो पब्लिश करनी शुरू कर दी, फिर से 1968 तक नैरो मनी दैट इज M1 ही यूज होता था। फिर बच्चे एग्रीगेट मॉनेटरी सोर्स दैट इज ब्रॉडर मेजर M3 यूज होने लग गया एज अ पब्लिशिंग, ठीक है। तो बच्चे M1 M2 M3 M4 हमने पढ़ लिया, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, आज बच्चे देयर आर टू अल्टरनेटिव थियोरीज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट व्यू देयर इज एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस का मतलब क्या होगा, एक है एंडो और एक है एक्सो। अगर बच्चे हमारे को सेंट्रल बैंक ने पैसा जो है जमा, मतलब हम कर रहे हैं, देखो मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय एक्सोजीनियस बाय सेंट्रल बैंक, एंड सेकंड इज एंडोजीनियस बाय चेंजेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो एक्सो मींस बाय सेंट्रल बैंक, ओके। एक्सोजीनियस का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक। एंडोजीनियस का मतलब है पब्लिक व्यू, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक व्यू के हिसाब से, ओके। So second view is endogenously by changes in the economic activities which affect people's desire to hold money relative to deposit rate of interest etc. जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी ना चीजें, जिसका वो मैंने डब्बा बनवाया था मनी सप्लाई में, मोर और लेस दैट वाज एंडोजीनियस, ठीक है। एक्सोजीनियस क्या है, आरबीआई का, ठीक है। कह रहे दो तरीके हैं जिससे आप मनी सप्लाई को मेजर कर सकते हो, पहला है आरबीआई के व्यू से जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सोजीनियस, ठीक है। और दूसरा क्या है, लोगों का डिजायर टू होल्ड मनी, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी हमने पढ़ा, इंटरेस्ट रेट, प्राइस लेवल, मनी इनकम, सब कुछ, ठीक है, दैट इज एंडोजीनियस। समझ आ गई? अगेन एमसीक्यू इज आस्क्ड कि एक्सोजीनियस क्या है और एंडोजीनियस क्या है, ठीक है। अंडरलाइन कर लिया सबने? सो बच्चे हम इसमें मनी मल्टीप्लायर्स की भी अभी पढ़ेंगे आगे। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लाइड, यस, कि कितने में और इंक्रीज होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन मनी मल्टीप्लायर के विच इज अ फंक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय LRR, हाँ या नहीं। तो अभी हम वही पढ़ने वाले हैं आगे। सो द कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर या फिर पिछले वाला वो मल्टीप्लायर जो डिमांड वाला था, समझ गए, नेशनल इनकम वाला, वो सारे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लायर के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको क्वेश्चन अब ध्यान से देखना है कि मनी मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं कि वो वाले मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आ जाओ। सो द मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई इज द मॉनेटरी बेस नोन एज द हाई पावर्ड मनी, यस, ये तो हमने बात करी थी, जो कि गवर्नमेंट इशू कर रही है, आरबीआई इशू कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, हाई पावर्ड मनी या फिर फिएट मनी। बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, हाँ या नहीं, हाउ,
बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स, लोन्स देने पे ही तो याद करो 1,000 रुपए से एग्जाम्पल शुरू होता था हमारा प्लस 2 में, 10% LRR होता था, 100 रुपए रखते थे, 900 रुपए हम आगे क्रेडिट पे देते थे, 900 रुपए में से भी फिर 10%, 90 रुपए रखते थे, 810 देते थे, 810 में से 81 रखते थे, देन 729 देते थे, 729 में से 72.9 रखते थे, एंड 7.2 जो भी है XYZ करते 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 हमारी साइकिल चलती थी। यस और नो? एज लॉन्ग एज हमारा क्या होता था, LRR कितना इक्वल हो जाता था इनिशियल डिपॉजिट के, और 10 टाइम्स हमारा क्या हो जाता था सेकेंडरी डिपॉजिट, हाँ या नहीं? घूम के क्रेडिट क्रिएट हो जाता था। यस और नो? 10 टाइम्स करेंगे ना, क्योंकि LRR कितना है, 10% है। याद है वो कैसे निकालते थे? तो याद करो, आ जाओ। सो हम कहते थे K इज इक्वल टू 1/LRR। से सपोज माई LRR वॉज 10%, सो मेरा क्रेडिट कितना क्रिएट होगा, 1/, मतलब या 100/10 कर दो, बात एक ही है। सो 10 टाइम्स बेटा, नॉट परसेंट, ऑलरेडी ये 10% ही है। ठीक है, 10 टाइम्स हम क्रेडिट क्रिएट करते थे। चलो आओ फिर। सो बैंक क्या करता है बच्चे, इन्वेस्ट करता है या फिर लोन देता है एक्सेस रिजर्व्स टू अर्न मोर इंटरेस्ट। 1 रुपी इंक्रीज इन द मॉनेटरी बेस कॉजेज मनी सप्लाई टू इंक्रीज बाय मोर देन 1, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, हाँ या नहीं? द इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज द मनी मल्टीप्लायर, तो जितना इंक्रीज हो उसी को तो मल्टीप्लायर कहते हैं। देखो किसी को परेशानी हो रही है मल्टीप्लायर की प्रॉब्लम में तो मेरे को अभी बता दो, मैं बहुत स्क्रैच से लेके चल सकती हूँ। मल्टीप्लायर समझ आता है? पक्का ना? कनेक्ट कर पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ अभी? मनी इज ईदर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और डिपॉजिट्स, यस और नो? तो यहाँ पे कह रहे सिंपल, बहुत बेसिक से अगर डेफिनेशन लेके चले तो जितना लोगों के पास पैसा है और जितना बैंक के पास उन्होंने पैसा अपना जमा किया हुआ है वो मनी, मल्टीप्लाइंग प्रोसेस के लिए। सो बच्चे कह रहे हैं M इज इक्वल टू स्मॉल, नाउ हियर स्मॉल m इज योर K, दैट इज अ मल्टीप्लायर जो आप कहते हो। यहाँ पे इन्होंने M क्या है मल्टीप्लायर के लिए यूज किया, ठीक है, स्मॉल m इंटू MB दैट इज मॉनेटरी बेस या फिर हाई पार्ट मनी। नाउ व्हाट इज मॉनेटरी बेस, ये करेंसी प्लस डिपॉजिट्स। यहाँ दोबारा से देखो, आपने बैंक के पास से सपोज 1,000 जमा किए थे, वो आपका क्या मॉनेटरी बेस है, ठीक है ना? ओके, हम ऐसे तो करते हैं मॉनेटरी बेस इंटू मल्टीप्लायर 10 टाइम्स, सो दिस इज योर स्मॉल m, चलेगा? हाँ या नहीं? सो ये मनी सप्लाई कह सकती हूँ मैं। नाउ व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, दिस इज मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। समझेंगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप भी ना सीधा ऐसे ऐसे लिख लो ताकि आपको बीच में रीड करने की जरूरत ना पड़े नीचे पैराग्राफ्स, ये मतलब मैंने पहले ही लिखा हुआ है। सो दिस इज C एंड दिस इज बैंक डिपॉजिट्स। M जो है वो आप मल्टीप्लायर कर सकते हो या फिर मेरे को K जैसे इजी लगता है तो मैंने K लिखा हुआ है। MB इज योर मॉनेटरी बेस या फिर हाई पार्ट मनी, मतलब जितना भी हमारे पास पैसा जमा होके आया हुआ है, राइट? तो मनी मल्टीप्लायर M अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अगर LRR दिया फिर तो हम कर ही सकते थे इजी, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा और तरीके से दिया हुआ है, दैट इज मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। ठीक है, तो ये अगर डायरेक्टली गिवन है, वैसे तो इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरी में आ सकता है अगर आए तो। क्या डेफिनेशन है, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। यस, सो अगर वो नहीं है तो चेंज इन मनी सप्लाई, जितना भी चेंज आया डिवाइडेड बाय चेंज इन मॉनेटरी बेस, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, दोनों चेंजेस ले लो। दैट इज स्टॉक ऑफ मनी डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। नाउ व्हाट वाज हाई पावर्ड अगेन, C प्लस DD, यस, एंड स्टॉक ऑफ मनी जितना भी ऑलरेडी सर्कुलेशन में था। ठीक है जी, so M is defined as a ratio that relates to change in money supply to change in monetary base, मैंने ये लिखा हुआ है, it is a ratio of stock of money to stock of high part money। ये मैंने सिंपल इसको डेफिनेशन को ऐसे फॉर्म में लिख दिया, इजी। नाउ एग्जाम्पल कह रहे हैं, say suppose there is an injection of 100 crores through an open market operation by the central bank of the country which leads to an increment of 500 crores, so how are you going to calculate the multiplier? 500 divided by 100 that is 5, हाँ या नहीं? तो आ जाओ। So बच्चे this is your change in monetary base
and this is change in your money supply. हाँ या नहीं? So 500 divided by 5. So 5 is going to be your money multiplier. Calculation obviously are going to be very easy. The only catch is to remember this definition. इसलिए मैंने इसको थोड़ा formula form में लिख दिया. Okay? Now, कह रहे हैं money multiplier से related we have two assumptions. Number one, bank never holds excess reserves. Now what are excess reserves समझेंगे बहुत ध्यान से. 1 मिनट के फिर मैं छोड़ दूंगी थोड़ा. सुनो, हमारे पास बच्चे एक मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है, हाँ या नहीं, जिसको एलआरआर बोलते हैं, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो सेंट्रल बैंक ने कहा मेरे पास जमा करो, दैट इज सीआरआर, और अपने पास जमा करो, दैट इज एसएलआर. दोनों को मिलाते तो हम एलआरआर बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, हाँ या नहीं. अब क्या हुआ, बैंक जो है, अगर आरबीआई ने कहा आप 10% रिजर्व अपने पास रखो, दैट इज एलआरआर, ठीक है. अगर आपने अपने पास 12% रखे बच्चे, तो कुछ एक्स्ट्रा रखा कि नहीं रखा, तो वो एक्स्ट्रा कितना रखा, 2%. सो 2% इज योर एक्सेस रिजर्व. कम तो आपके पास रखने का ऑप्शन है नहीं. इक्वल रखो या ज्यादा रखो, ज्यादा रखते हो तो एक्सेस रिजर्व कहेंगे, इक्वल रखते हो तो एलआरआर नॉर्मल है. तो कह रहे पहली ही तो एग्जाम्पशन हमारी यही है कि अगर आपको पैसा मनी इंक्रीज करना है सप्लाई का, तो आप एक्सेस रिजर्व्स कभी भी बैंक अपने पास जमा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिजर्व ज्यादा होंगे तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा. ठीक है ना, सिंपल मैथमेटिक्स. से सपोज 1/10 है, देन 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर 1/20 है तो ओनली 5 टाइम्स होगा, ठीक है रुद्र. तो ऑब्वियसली कम टाइम हो रहा है ना, इस वजह से एक्सेस रिजर्व्स कभी भी बैंक अपने पास होल्ड करके नहीं रखता. नंबर 2, इंडिविजुअल्स एंड नॉन बैंक कॉर्पोरेशन नेवर होल्ड करेंसी. कह रहे दूसरी चीज, जितना भी हमारे पास पैसा हमने सारा कहाँ जमा किया हुआ है, बैंक में, अपनी जेब में हमने कुछ नहीं रखा. ऐसी दो एग्जाम्पशन हम लेके चलते हैं. समझ आ गई, एक तो एक्स्ट्रा पैसा बैंक अपने पास नहीं रखेगा, दूसरा हम अपनी जेब में कुछ भी एक्स्ट्रा लेके नहीं घूमेंगे. ओके, सो ये तो है मनी मल्टीप्लायर की सिंपल सी डेफिनेशन. वही होता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, हाँ या नहीं. किताब में इसको ऐसे लिख दिया, के की जगह एम यूज किया हुआ है, इज इक्वल टू 1/R. ओके, आर मतलब LRR, ठीक है जी. और LRR इज इक्वल टू CRR प्लस SLR. ठीक है, तो यही सेम एग्जाम्पल है. अगर 10% आपने LRR रखा तो मल्टीप्लायर विल बी 10. अगर आपने CRR 5% रखा तो मल्टीप्लायर विल बी 20. बट इफ यू kept your LRR to 20, what will be your what will be your the same 5 multiplier, ठीक है ना. सो इसका अलग सिंपल सी बात ये कर सकती हूँ, लोअर द LRR हायर विल बी द मल्टीप्लायर इफेक्ट, हायर द LRR लोअर विल बी योर मल्टीप्लायर इफेक्ट. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टॉप. क्लियर है, इजी लग रहा है.